ऑडियो बंद करेंगे। जहां पर भी बैठे हो सीधे होके बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी एक लाइन में, आंखें बंद कर लीजिए। प्रेयर से शुरुआत करेंगे, प्रार्थना से। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. Good evening, everyone. Okay. Research method. कोई मुझे बताएगा लास्ट पीपीटी हमने कौन सा किया था? हाँ, स्लाइड नंबर कितना था? 45। 45। नहीं सर, मुझे लगता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का था। ये रिसर्च मेथड का पीपीटी हमारे पास 30 पीपीटी है इसमें। 15 हो गया था। 15। तो हाँ, 15 हो गया था ना। अभी ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है। तो इसके पहले हमने देखा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? अभी यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज one in which each member of the population has an equal chance of being selected. But in a non-probability sample, a particular member of the population being chosen is unknown. And in probability sampling, randomness is the element of control, and in non-probability sampling, it relies on personal judgment. अभी probability sampling कैसा होता है कि अगर आपको रिसर्च करना है और रिसर्च के लिए आपको किसके ऊपर रिसर्च करना है, वो सैंपल ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कोई योगा का, कि ये योगा जो प्रैक्टिस है वो उनके शारीरिक या मानसिक विकास जो भी आपने चूज किया है उसके ऊपर कैसा असर रहेगा। तो उसके लिए आप क्लासरूम में गए या आपको कौन से स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो आपने एज ग्रुप जैसे सेलेक्ट कर लिया कि 10 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको मुझे सेलेक्ट करना है। अभी आपका जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट होगा उसमें तो 250 लोग लगेंगे, लेकिन जो हम लोग उसके लिए जो सैंपल करने वाले हैं, है ना, तो उसके लिए तो हमें 250 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? 10, 15 या 20 स्टूडेंट चलेंगे। लेकिन वो 15-20 स्टूडेंट हम किसको लेने वाले हैं? तो प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल में कैसा होगा, आप गए और आपने एक क्लास में से किसी भी 20 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया और उनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट चालू किया या आपने अपना रिसर्च चालू किया। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ
कि आप ऐसा देखेंगे, आप उसको है ना एक एक बच्चे को चेक करेंगे। जैसे कि आप जाएंगे बच्चे के पास, आपने 20 बच्चों को लिया, लेकिन आप उन 20 बच्चों को लोगे जिनका आपको लगेगा कि मैं ये बच्चों को लूंगा ना तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। जो थोड़े सिंसियर बच्चे रहेंगे, आप क्लास टीचर को जाके पूछोगे कि मुझे आपकी क्लास से ना 5 एकदम सिंसियर बच्चे दे दो। ऐसे आप चारों क्लास में गए और 5-5 करके आपने 20 बच्चे सेलेक्ट किए, तो सिंसियर बच्चे लिए और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको आपने जो सैंपल डिसाइड किया है ना उसके हिसाब से आपको लगता है कि क्योंकि मैंने सिंसियर बच्चे लिया है वो अच्छे से फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा और फिर मेरा जो मेन एक्सपेरिमेंट रहेगा मैं उसके लिए जा सकूंगा अगर इसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। अब डेटा, कलेक्टिंग द डेटा। अब डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे? अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट चालू करना चाहते हो, डिसर्टेशन चालू करना चाहते हो, उसके लिए आपको डेटा चाहिए। अब डेटा तो किसी रूप में भी हो सकता है। ओके, जैसे अभी आपने बच्चों को सेलेक्ट किया कि मैं 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको मैं जलनीति सिखाऊंगा, और जलनीति सिखाने से कितने सारे बच्चों की आई साइट इंप्रूव होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जलनीति प्रैक्टिस करने से भी आई साइट ठीक होती है। तो हमने लिया कि ठीक है, मैं जलनीति 6 महीना बच्चों को जलनीति सिखाऊंगा और जलनीति से कितने बच्चों की आई साइट इंप्रूव होती है, ऐसा लिया। लेकिन वो जो डेटा है कि आई साइट इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, वो उसके लिए भी आपको बहुत सारा लेना पड़ेगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले वो बच्चे का एज क्या है, उनका हाइट क्या है, उनका वेट क्या है ना, और उनका मेंटल स्टेट कैसा है, या उनको जब हम उनके आंखों की साइड कैसी है, आंखों का पहले से आप प्री टेस्ट करोगे कि सबके किसी को चश्मा है कि नहीं है, या चश्मा है तो कितना उसका नंबर है, वो सब टेस्ट करवा के लोगे, वो लिख के रखोगे। और बाद में उनके डाइट के बारे में भी लिखोगे कि ये जो बच्चे हैं वो कौन सी फैमिली से है। अगर पुअर फैमिली से रहेंगे तो आपको मालूम है पुअर फैमिली में होने से उनके पास शायद उनका डाइट अच्छा नहीं हो, और डाइट अच्छा नहीं होने से उनको चश्मा लग रहा है। या फिर आप देखोगे कि रिच फैमिली से है लेकिन उनका डाइट तो अच्छा है, लेकिन वो जो बच्चा है ना, उसका बहुत सारा टाइम स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है ना, उसकी वजह से उसको है। या कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको जब बचपन से हेरिडिटी से उसको चश्मा लग गया है। ऐसे वो सब जो है इंफॉर्मेशन आपको पहले से लिखनी पड़ेगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करते हो इसी को कहा जाता है डेटा, है ना। अभी डेटा जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए जिस हिसाब से आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप डेटा ले सकते हो। अभी डेटा लेने के इतने सारे तरीके हैं। पहला है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब कि जो आप डायरेक्ट लेते हो। सेकेंडरी डेटा मतलब क्या? जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, किसी के वाया वाया मिलता है। अभी प्राइमरी डेटा में है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप बच्चे के पास गए या उसका डायरेक्ट आपने इंटरव्यू लिया या उसका सब एनालाइज किया, डायरेक्ट कर लिया, या आपने इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू लिया। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू में क्या हुआ कि आपने फोन पे बात कर ली, या आपने लेटर लिख के भेज दिया, या आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया कि ये मैं 10 क्वेश्चन भेजता हूँ, आप सभी लोग ये 10 क्वेश्चन के आंसर भेजो मुझे। ओके, या इंफॉर्मेशन फॉर करस्पॉन्डेंस में आप उनको क्वेश्चनियर भेजोगे, मेल पे क्वेश्चनियर भेजोगे, या उनका इंटरव्यू शेड्यूल करोगे और उनको है ना कि ये मेरे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना। ये सब प्राइमरी डेटा में आएगा। सेकेंडरी डेटा में आएगा, इसमें आपका डायरेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता है। और ये डेटा जो है सेकेंडरी डेटा ना, ये आपको मतलब यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा मतलब कि ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं आया है ना। इसमें आपको क्या कोई बुक रहेगी उसका आपने रेफरेंस लिया है ना, बायोग्राफी का इंसाइक्लोपीडिया से आपने लिया है, कोई रेफरेंस बुक से लिया है ना, किसी आर्ट ऑब्जेक्ट पेंटिंग वहां से कुछ उसका सोर्स लिया है ना। इस तरह से करते हुए आपने वो सब सेलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन। ठीक, वो है सेकेंडरी डेटा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे इंक्वायरी फॉर्म में आप बना सकते हो
क्वेश्चनियर बना सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, स्कोर कार्ड बना सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, इंटरव्यू रख सकते हो, रेटिंग स्केल दे सकते हो कि 5 में से आपको कौन सा अच्छा लगा, बेस्ट है ना, 5 में से मार्क्स दो, या ओपिनियन क्या है उनका, है ना, एटीट्यूड स्केल, ओपिनियन या वैल्यूज क्या है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, साइकोमेट्री भी दे सकते हो कि सोशल रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कैसा है, उसके ऊपर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, या इंटरेस्ट टेस्ट भी होता है कि आप इंटरेस्ट किन किन चीजों में उसको इंटरेस्ट है, जैसे कि किस बच्चे को कौन से फील्ड में जाना है, जैसे 10th पास हो गए बच्चे, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो उसका इंटरेस्ट किस में है, तो इंटरेस्ट टेस्ट करके भी आप उसका टेस्ट लेके उसको बता सकते हो कि तुम्हारा ना इंटरेस्ट जो है वो साइंस में, आर्ट्स में ज्यादा दिख रहा है तो तुमको उसमें जाना चाहिए। नाउ इन्वेंटरी है ना, जो सारे इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करते हो आप प्रोजेक्ट से वो, और पर्सनैलिटी मेजर करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इतने सारे मेथड है जहां से आप डेटा या इंफॉर्मेशन आपके रिसर्च के लिए जमा कर सकते हो। हाँ सुनीता जी, आपका माइक बंद रखेंगे प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, अभी आपने एकदम बिगिनिंग से अगर हम फिर से रिवाइज करेंगे तो हमने क्या कर लिया अपना, सबसे पहले हमारे सामने क्या समस्या है सोसाइटी में जिसको हम हल करना चाहते हैं वो आपने चूज किया, फिर उसके ऊपर किताबें पढ़ी या न्यूज़पेपर में देखा कि किन लोगों ने रिसर्च पढ़ा, कि किन लोगों ने इसके ऊपर पहले रिसर्च किया है, फिर आपने उसका हाइपोथेसिस बनाया, मतलब एक टाइटल बनाया, और उसके बाद फिर रिसर्च डिजाइन किया कि मुझे क्या क्या किस तरीके से मुझे ये रिसर्च परफॉर्म करना है, और उसके बाद थेरोटिकल करना है कि प्रैक्टिकल वाला करना है ना, और उसके बाद उसमें कहाँ कहाँ से डेटा लगेंगे, है ना, डेटा कलेक्ट कैसे करोगे। अब आपका सब हो गया, आपने सैंपल भी सेलेक्ट कर लिया, सैंपल के ऊपर काम कर लिया, सैंपल में आपको पॉजिटिव आ गया कि हाँ मैं इसके उनकी जलनेती करने से बच्चों की आईसाइट ठीक होती है, वो 20 बच्चों को जो आपने करवाया था उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो अब आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसको, लेकिन वो मेन प्रोजेक्ट पे जाने से पहले आपको क्या करना होगा, उसका पूरा आउटलाइन बनाना होगा। प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ टाइम, है ना, जो आपने पहले से चार्ट बनाया है कि मुझे इतने समय में ये काम करना है, प्रोजेक्ट को इस तरह से लेके जाना है। And survey is to be conducted by means of structured questionnaire. Data can be readily machine processed. और आपने जो भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी सर्वे किया था या क्वेश्चनियर बनाया था या जो भी डेटा सेलेक्ट किया था वो आप बराबर, है ना, मशीन का कुछ काम है उसका डेटा सेलेक्ट किया था तो सब आप कंप्यूटर में फीड कर रहे हो। Questions as well as the possible answer may be coded, na? And proper selecting and training of the interviewers. Occasional field checks should be made. A careful watch should be kept for unanticipated factors. Dealing with non-response problem. अभी प्रोजेक्ट चालू हो गया लेकिन प्रोजेक्ट चालू होने पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, कि बीच बीच में आपको, जैसे आपने बच्चों का लिया कि 6 महीने में उनको जलनेती सिखाऊंगा, लेकिन बीच बीच में बच्चों से भी बात करना, है ना, उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी सेहत कैसी है या उनका डाइट कैसा है, और बीच बीच में आपको फील्ड पे जाके भी काम करना कि जहाँ पे आप सिखा रहे हो वही आपका फील्ड है ना, और उसके बाद कौन सा बच्चा एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, उसके बारे में जानना, अगर किसी ने छोड़ ही दिया प्रोजेक्ट, है ना, उसको क्यों छोड़ा उसने, उसके बारे में ध्यान करना, ना, तो ये सब चीजें भी आपको प्रोजेक्ट करते समय ध्यान में रखनी है। और बीच बीच में उनके आई सेट को चेक करना कि किसी का कम तो नहीं हो रहा है किसी और रीजन से, है ना। अब ये सब हो गया, आपने अपना जो प्रोजेक्ट था एग्जीक्यूट किया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद प्री एंड पोस्ट जो टेस्ट किया था, आपने जो डेटा निकाला था कि चलो बच्चों का जब उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब उनके चश्मे का नंबर जो भी था, है ना, -25 -50, और जब भी प्रोजेक्ट खत्म हुआ तभी उनका आई साइट कम है कि ज्यादा हुआ है, वो एनालाइज करना है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कि उसको कैटेगरी में डालना पड़ेगा,
ये हाइट है, ये डाइट है ना, इस तरह से चार्ट बनाना, उसको कोड करना होगा टेबल फॉर्म में, या ड्राइंग स्टैटिकल जो निकालते हैं उस तरह से। फिर उसको अच्छी तरह से कोड करना कि हम किसको क्या नाम देंगे, है ना। और बाद में आपने देखा होगा वो स्केल का, जैसे बताते हैं ना टेबल फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में, इस तरह से कोडिंग एडिटिंग करते हैं, वो सब करना। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एनालाइजिंग डेटा। डेटा को एनालाइज करना, और डेटा एनालाइज करोगे तब जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलता है कि आपने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था वो सही निकला कि नहीं निकला। नाउ क्वालिटेटिव है, अभी ये तो जो पहले डेटा सब सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट मेथड का था, है ना। लेकिन आपने बोला कि मुझे ना वो एक्सपेरिमेंट वाला नहीं करना है, थियरी वाला करना है। तो थियरी वाला करने के लिए भी आपको उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव डेटा। तो उसमें क्या क्या रहेगा कि जो डेटा रहेगा वो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एकदम उसमें नंबर वगैरह तो ज्यादा हो नहीं सकते, सेम ही नंबर्स हो सकते हैं। कुछ इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन होता है, लाइफ हिस्ट्री हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई थीसिस हो सकती है, बुक हो सकती है ना। ये सब चीजें रहेगी, तो वही वही आपका डेटा है, और उसी को आपको एनालाइज करना है कि ये बुक के हिसाब से ये है। जैसे कि त्रिगुण है ना, थियरी में कंपैरेटिव स्टडी किया कि त्रिगुण जो है, जो त्रिगुण योग में है और सांख्य में है, क्या वही त्रिगुण भगवत गीता में भी है कि कुछ अलग है। तो उसके लिए क्या करोगे कि पहले तो भगवत गीता में क्या त्रिगुण बताया है, सांख्य में क्या त्रिगुण बताया है, योग में क्या त्रिगुण बताया है, वो पहले तीनों जमा करोगे, है ना, 2-3 बुक से मिला बिला के, चलो इसमें इसमें, और फिर उसको कंपेयर करोगे कि जो भगवत गीता में त्रिगुण है उसमें तो बहुत सारे उन्होंने व्यवहारिक रूप में बहुत सारे बता दिया कि हमारे फूड 3 प्रकार के होते हैं, हमारे दान 3 प्रकार के हैं, है ना। और इस तरह से उनको काफी कैटेगराइज किया है उन्होंने, फेथ 3 प्रकार का है। लेकिन जो सांख्य और योग में है उसमें इतने सारे वैरायटी नहीं दिया है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति उतना ही बताया है उन्होंने। तो इस तरह से, लेकिन वो कौन कौन से बुक से लिया मैंने, उसमें क्या दिया है, श्लोक क्या दिया है, उन सबको कंपैरिजन करना, वही है आपका क्वालिटेटिव डेटा। नए हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इसमें क्या हो गया कि मान लो आपने जो स्टूडेंट को जलनेती सिखाया था, है ना, और उनका पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले जो आपने जो उनका आंखों का चश्मे का नंबर था वो लिखा है, और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद उनके आंखों का जो नंबर है चश्मे का वो लिखा है। दोनों को आपने कंपेयर किया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अगर सारे स्टूडेंट का आपको लग रहा है कि उनका नंबर कम ही हुआ है चश्मे का, हर एक स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, उल्टा उनका बढ़ गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 95 स्टूडेंट का चश्मे आंखों की ज्योति ज्यादा बढ़ी है, भले वो थोड़ी थोड़ी ही बढ़ी रहेगी, लेकिन अगर सबकी बढ़ी है तो आप यहाँ पे हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर सकते हो कि, है ना, क्योंकि पहले का हमारा रिजल्ट ये था, बाद का रिजल्ट ये है, और सभी बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई ही दिया है, इसीलिए मेरा ये जो हाइपोथेसिस मैंने जो टाइटल सेलेक्ट किया था वो सही है। ठीक, ये होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हाइपोथेसिस टेस्ट किया, अगर वो टेस्ट हो गया तो आप वो हाइपोथेसिस वैलिड है। लेकिन अगर वो आपने देखा कि 50% बच्चों को ही इम्प्रूवमेंट हुआ, 50% बच्चों को या तो चश्मे का नंबर उतना ही था या तो ज्यादा और बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका हाइपोथेसिस या आपने जो सेलेक्ट किया था वो सही नहीं है, तो आपका जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं है। तो आप वहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो कि योग जलनेती करने से बच्चों की आई साइट जो है वो इम्प्रूव नहीं होती है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या तो फिर आप बिगिनिंग में ही लेते समय भी नल हाइपोथेसिस भी ले सकते हो। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपका जो टाइटल है ना वो क्या लिखोगे कि जलनेती करने से है ना आंखों पे कोई असर नहीं होता है, आंखों की ज्योति पे कोई असर नहीं होता है, ये आपने टाइटल लिया, ये होता है नल हाइपोथेसिस। मतलब जलनेती करने से आंखों के ज्योति पर कोई असर नहीं होता है,
ये आपका टाइटल है, हाइपोथेसिस है, और आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आपने पहले जो आंखों की ज्योति थी और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आंखों की जो ज्योति थी उसको कंपेयर किया और आपने देखा कि सभी लोगों को फायदा हुआ है, तब वहां पे आप बताओगे क्योंकि सभी लोगों को फायदा हुआ है तो मेरा जो हाइपोथेसिस था कि आंखों पे असर नहीं होता है वो मैं चेंज करता हूँ कि है ना, जलनीति करने से आंखों की ज्योति पे अच्छा असर होता है। इस तरह से ये हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस हो गया, मतलब उसने उसको डिनाई कर दिया कि उस असर होता है। ये तो ये है नल हाइपोथेसिस। अब जब आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपको ये भी पता चल गया कि आईसाइट इंप्रूव होती है, फिर आपने एक स्टेटमेंट या थियरी जहां से भी है ना वो लिख सकते हो कि जलनीति करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। ऐसा आप एक थियरी या उसका इंटरप्रिटेशन है ना बना सकते हो। ठीक है, वो हो गया। अब आपका जो रिसर्च रिपोर्ट बनाना है आपको, है ना, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करोगे, आपका वो थीसिस या डिसर्टेशन है ना वो, और फिर उसके लिए आप जर्नल आर्टिकल लिख सकते हो। और पेपर जो है ना वो एकदम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जो भी आप पेपर बनाओगे ये थीसिस के ऊपर वो। और रिसर्च रिपोर्ट वेरी इन फॉर्मेट एंड स्टाइल, उसका रिसर्च जो रिपोर्ट बनाते हो ना उसका एक अलग से फॉर्मेट होता है, एक अलग स्टाइल होता है। ठीक, आपको वो स्टाइल में ही वो पेपर को या उस थीसिस को रिपोर्ट को बनाना है। ठीक, और उसके बाद आपका जो डिसर्टेशन है, ठीक है ना, रिपोर्ट जो है वो शॉर्ट में रहेगी, लेकिन जो आपका डिसर्टेशन या आपका जो थीसिस है वो फुल रहेगा, है ना, 250 पेज का, है ना, 300 पेज का, ऐसा रहेगा, लंबा रहेगा। लेकिन उसका जो पेपर है, पेपर जो है आपका वो 5 पेज का, 6 पेज का भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपको उसको कंसाइज करना है। अब जैसे अब प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट, दैट इज फॉर्मल राइट अप ऑफ कंक्लूजन रीच्ड, है ना। तो आप जब है ना रिपोर्ट बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो कैसा बनाएंगे वो यहाँ पे दिया है। तो पहला जो आपको प्रिलिमिनरी है ना, प्रिलिमिनरी पेज जो है आपका, है ना, जो आपका स्टार्टिंग पेजेस है उसमें क्या क्या रहेगा, पहले तो टाइटल डालेंगे एकदम बोल्ड में, है ना, और डेट डालेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट डालेंगे, सेंड फॉरवर्ड वो डालेंगे, टेबल कंटेंट क्या है, लिस्ट क्या है टेबल में, उसमें कोई ग्राफ है, चार्ट है क्या, उसके बारे में सब लिखेंगे। जैसे हम लोग किसी बुक को खोलते हैं ना उसमें इंडेक्स लिखा रहता है ना, इंडेक्स पे आपको पता चलता है कि ये बुक, पहले तो टाइटल रहता है किसी भी बुक में, है ना, कि ये किताब किसके बारे में है, क्या है, किसने लिखा है ना, वो सब। और बाद में टेबल है, टेबल में फिर आपको रहेगा कि ये पेज पे ये चीजें दी है, ये ग्राफ, ये चार्ट ये पेज पे है ना। उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो भी कंटेंट आपका है, जो भी आपने टाइटल चूज किया है उसका इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, आपने वो रिसर्च स्टार्ट क्यों किया, आपने यही टॉपिक चूज क्यों किया, दूसरा टॉपिक क्यों नहीं लिया, उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, और आपने फिर ये टॉपिक लिया तो कहाँ क्या क्या डिफिकल्टी आई आपको ये टॉपिक के बाद, है ना, आपने ये लिया लेकिन आपको रिसर्च करने में काफी डिफिकल्टी आई होगी, फिर आपने उसको कैसे संभाला, या उसके लिए कहाँ कहाँ से कुछ बुक वगैरह ली, किन लोगों ने आपको हेल्प की वो करने में, है ना, वो सब आप उसमें लिखोगे। फिर लिखोगे समरी ऑफ फाइंडिंग्स, मतलब फिर ये मेन है आपका कि आपने उस रिसर्च के लिए क्या क्या किया, काम क्या क्या किया, वो मेन जो काम है वो लिखोगे कि आपने 250 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, प्री एंड पोस्ट टेस्ट किया, उनका रिजल्ट बनाया, है ना। फिर जो मेन रिपोर्ट है वो आप दोगे और फिर कंक्लूजन दोगे, मतलब मेन टेक्स्ट में ही सब कुछ आ जाएगा, जो मेन बॉडी है ना उसमें ही इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन तक। और उसके बाद एंड मैटर में जब आपका कंक्लूजन हो गया तब आपको उसमें कौन कौन से अपेंडिक्स लगानी है, कुछ एक्स्ट्रा आपको रह गया है ना, या आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाना है,
वो उसमें ऐड कर दो, कोई टेबल चार्ट कुछ रह गया है वो ऐड कर दो उसमें। और कहाँ कहाँ से आपने ये किताब बिब्लियोग्राफी भी लिखना है, किन किन किताबों का सहारा लिया, कौन कौन सी वेबसाइट आपने ली, है ना, वो सब आपको वहां पे डालना है। ओके, और किसी से कंसल्ट किया है ना, उसका भी नाम वहां पे डालो कि हाँ मैंने इनको इनको कंसल्ट किया, या फिर मैंने इतने इतने है ना हॉस्पिटल से, स्कूल से ये सब डेटा इंफॉर्मेशन लिया था, वो सब भी वहां पे डालो। ठीक, अभी रिसर्च पेपर अगर आपको बनाना है तो क्या क्या डालना होगा, तो उसमें पहले टाइटल डाल दो। ठीक है, टाइटल एकदम बोल्ड में रहेगा। फिर ऑथर का नेम, किसने वो रिसर्च पेपर लिखा है उसका नाम। फिर ऑब्स्ट्रैक्ट लिखना रहेगा। अभी ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना रहेगा, आपने जो पूरा रिसर्च किया है उसको 100-150 शब्दों में लिखना। आपने रिसर्च जो लिखा है वो 250 पेज 300 पेज का लिखा है, थीसिस डिसर्टेशन, लेकिन उसी को सिर्फ 100 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखना, वही है ऑब्स्ट्रैक्ट, एकदम छोटा बनाना। ओके, अब वो ऑब्स्ट्रैक्ट में उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दे दो, कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल किया, है ना, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, या उसके लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए उसका, फिर उसका रिजल्ट क्या आया, है ना, फिर डिस्कशन की, वो जो रिजल्ट आया उससे क्या मालूम पड़ता है आपको, ये रिजल्ट आया उसकी वजह से आपको पता चला कि ये प्रैक्टिस इस रोग के लिए सबसे अच्छी है, और आपने कौन कौन सा रेफरेंस बुक लिया, बिब्लियोग्राफी जो है वो लेते हैं। इस तरह से आपका ये रिसर्च पेपर आप सबमिट कर सकते हो। ठीक? अब जब आपका डिसर्टेशन बनाओगे या आपका थीसिस बनाओगे तो ये आपका, है ना, इस तरह से उसको बनाओगे। पहले आपका टाइटल पेज रहेगा, टाइटल पेज में आपका टाइटल रहेगा, अगर आपकी कोई डिग्री है वो लिखो, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप दे रहे हो, सबमिट कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन को उसका नाम लिखो, ऑथर का नाम लिखो, सुपरवाइजर का नाम लिखो, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का नाम लिखो, ईयर लिखो, एक्नॉलेजमेंट लिखो, है ना, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, है ना, कि वो आपको सर्टिफाई कर रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट लिखो, है ना, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, वो सब आपको इंडेक्स पेज अच्छे से करना है। ये बाद में फिर वापस मेन बॉडी में आएंगे तो उसमें चैप्टर वाइज उसको भी, तो पहला चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो, रैशनली ऑफ द स्टडी, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो, आपने जो प्रॉब्लम आपने समाज में दिखाई दी थी वो, है ना, और आपकी क्या प्रॉब्लम है, किसके ऊपर रिसर्च करने वाले हो वो, और उसके ऊपर कौन कौन से टर्म है, उसके डेफिनेशंस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या मकसद है आपको वो रिसर्च करने का, है ना, लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाहते हो वो रिसर्च करके, और आपने वो रिसर्च को पाने के लिए क्या टाइटल रखा है, हाइपोथेसिस क्या है, किसको टेस्ट करना चाहते हो, और उसका स्कोप क्या है, आपको कितना लगता है कि आप ये रिसर्च में सफल हो जाओगे, और उसकी वजह से समाज में उसका क्या असर होगा। लेकिन साथ साथ में वो रिसर्च करने की कुछ कमियां भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, कुछ डीलिमिटेशंस भी होंगे स्टडी के, है ना, तो वो सब क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि किसी के हम मन को पढ़, अभी तो मन को, माइंड के जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को हम समझ सकते हैं थोड़ा कुछ, है ना, ईईजी मशीन वगैरह से, लेकिन उसके और अंदर अगर थॉट के प्रोसेस पे जाएंगे तो वो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो वो अगर मेडिटेशन के ऊपर कोई टॉपिक ले रहे हैं तो वो हमारा लिमिटेशन हो सकता है कि हम किसी के मन के विचार नहीं पढ़ सकते ना, इस तरह से वो लिमिटेशन हो गई। या जो भी आप स्टडी करने जाओगे उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, या कुछ आपको लगता है कि ये बाधाएं हैं, वो सब आपको लिखना है। अब जैसे आपको स्कूल में गए और आपने 250 बच्चे सेलेक्ट किए, लेकिन 250 बच्चों में से कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो मुस्लिम थे, तो उनको लगा कि मेरा बच्चा योगा में क्या करने जा रहा है, मुझे मालूम नहीं, वहां पे ऐसा उसका धर्म परिवर्तन तो नहीं करा रहे, या क्रिश्चियन बच्चा है उसको लगेगा कि योगा क्या है, उसमें कौन सी प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, प्रेयर ले रहे हैं, प्रार्थना ले रहे हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों ने अपने बच्चे को निकाल लिया, ओके, रखा ही नहीं। या फिर आपको ऐसा था कि मैं जो स्कूल चूज करूंगा ना मेरे घर के नजदीक, या मेरी सुविधाजनक रूप में मेरे लिए, मेरे बगल में जो स्कूल था आपने सोचा था मैं उसको चूज करूंगा, लेकिन वो स्कूल में आपको परमिशन ही नहीं मिली,
क्योंकि वो स्कूल कैथोलिक का था और वो योगा को इतना प्रमोट नहीं करना चाहते थे, तो भी वो आपके लिए फिर ये हुआ कि यार क्या उन बच्चों को आई साइट में क्यों में इम्प्रूव नहीं करना है क्या? ऐसे रिलीजन भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज कोई पर्सनली मत लेना इसको, ठीक है? तो बहुत सारे लिमिटेशन किसी भी प्रकार की आ सकती है, ठीक है? और आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उससे क्या मिलेगा सोसाइटी को, ओके? और आपको उससे क्या फायदा होगा, सोसाइटी को क्या फायदा होगा। और चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब इसमें लिटरेचर सर्वे करना मतलब आपने कितने सारे किताबें पढ़ी और कहाँ कहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिली, ओके? फिर चैप्टर 3 में मेथोडोलॉजी की, आप कौन कौन सा प्रोसीजर, कौन कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हो, एक्सपेरिमेंट मेथड या थियरी मेथड, उसका डिजाइन क्या है, रिसर्च का मेथड क्या है, आपने कौन सी पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया, मेल फीमेल बच्चे किसको सेलेक्ट किया, और वर्किंग है नॉन वर्किंग है, कौन से ऑफिस में है, बड़े ऑफिस में, छोटे ऑफिस में, वो सब लिखना है। उसमें से फिर सैंपल कैसे सेलेक्ट किया आपने, सैंपल को रैंडम सैंपलिंग किया कि 5 जन जो 20 जन जो रेडी है आ जाओ, या आपने पर्टिकुलर जाके एक एक को सेलेक्ट किया, नहीं मुझे ये चाहिए ऐसा, ओके? उसके लिए फिर आपने टूल एंड टेक्निक कौन सा यूज किया डेटा कलेक्ट करने के लिए, आपने इंटरव्यू लिया या आपने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, उनको बोले ये क्वेश्चन का आंसर दो, या आपने उनको है ना ईमेल पे कुछ क्वेश्चन भेजे थे, या आपने उनको एक है ना सब लिया और बाद में उनको बोला ठीक है आपका जो भी ठीक लगता है उसके बारे में मुझे लिख के दे दो, आपको कैसा लगा, ठीक है? कि किस तरह से आपने उनसे लिए डेटा सेलेक्ट किया या कलेक्ट किया, ओके? और डेटा कलेक्ट करने के पास उसको एनालाइज कैसे किया आपने, टेबल बनाया था, सर्कल बना के वो उसका ना टेबुलर फॉर्म में, या ग्राफ बनाया था, किस तरह से किया आपने, उसका रिजल्ट क्या आया, है ना? रिजल्ट का आने के बाद क्या डिस्कशन हुआ, कंक्लूजन क्या निकाला आपने, रिकमेंडेशन क्या क्या था, बिब्लियोग्राफी अपेंडिसेस जो कुछ रह गया है उसके बारे में ना। तो ये सब जो है इस तरह से आपका जो मेन थीसिस है, डिसर्टेशन है, इस फॉर्मेट में बनेगा। और डेजर्टेशन के लिए फिर उसके अंदर भी जब आप जाओगे तो जो आपका है ना प्रिलिमिनरी पेज है, कि जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है वैसे ही रहेगा, उसमें भी क्या होगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रहेगा, प्रिलिमिनरी रिसर्च व्यू रहेगा, है ना, फॉर शेड्यूल्ड प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। अब उसमें डिजाइन कौन सा करने वाले हो आप, है ना, साइट सिलेक्शन, रिसर्चर का रोल क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसमें सैंपल कौन सा, थेरेटिकल सैंपल कौन सा ले रहे हो, अगर आपने सोचा मैं थियरी वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कौन सा सैंपल लेने वाले हो, किसके ऊपर, कि आपने जैसे आपने 20 योगा उपनिषद लिया और 20 योगा उपनिषद में आप कंपेयर करने वाले थे प्राणायाम के ऊपर, लेकिन बिगनिंग में आपने 5 उपनिषद लिया जिसको आपने कंपेयर किया, तो सैंपल के रूप में वो 5 उपनिषद लिया आपने, ठीक है? और फिर डेटा कलेक्शन कैसे किया, कि उसको एनालाइज कैसे किया, प्रेजेंटेशन कैसे किया, फिर आपको कैसे पता चला कि ठीक है दो सब प्राणायाम अलग है या सेम है, या इंपॉर्टेंस क्या है उनका, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस दैट इज सेम। और जब आप रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे, कहीं पे आर्टिकल में आपको देना है ना, जर्नल में देना है, आर्टिकल बनाना है, तो उसमें आप रिसर्च पेपर अगर आपको बनाना है तो रिसर्च पेपर में ये 7 पॉइंट आपको ऐड करना है, ठीक? आपका टाइटल, ऑथर नेम एंड एड्रेस, ऑब्स्ट्रैक्ट बनाना है कि आपने जो भी रिसर्च किया उसको है ना 150 शब्दों में उसको लिखना, फिर वो इंट्रोडक्शन लिखना, आपने कौन सा मेथड यूज किया, वो सैंपल टूल कौन सा था, प्रोसीजर क्या था, रिजल्ट क्या आया, डिस्कशन क्या हुआ और रेफरेंसेस क्या हुए, है ना, बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस जो भी है वो। तो इस तरह से आप अपना रिसर्च बना सकते हो। अभी मैं ये स्टॉप करती हूँ और मुझे क्वेश्चन आंसर आप पूछिए, अगर आपको समझ में आया है तो। इसका एक ऐसा दिखा सकते क्या मैडम, ऐसे पेपर बोलो क्यों जिन्होंने नहीं? किया। हाँ? ऐसे तो बहुत सारे पड़े हैं, तो कोई भी आपके
बालाजी सर, इनको रिसर्च के लिए आपका लाइब्रेरी वगैरह यूज करने के लिए है क्या कुछ, जिन्होंने पहले किया होगा या? पहिला ही साल है मैडम। हाँ ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आपको है ना एक साइट है शोध गंगा, सब लोग बुक में नाम लिख लो, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, है ना, ये वेबसाइट है। यहाँ पे सभी लोगों का जो रिसर्च है ना, इंडिया में जितने लोग रिसर्च करते हैं उन सभी लोगों का रिसर्च यहाँ पे है। एक बार मैं ओपन करती हूँ। हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है सभी को, क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, शोध गंगा, हाँ है ना, दिखा इंडियन है। थीसिस। हाँ हाँ टोटल थीसिस देखो यहाँ पे, है ना, सिर्फ अप्रैल से मार्च के बीच में इतने सारे थीसिस सबमिट हुए। ये सभी होंगे ना फिर, क्या खाली योग के है? नहीं, सभी सब्जेक्ट के हैं, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना यहाँ से कि हाँ आपको हाँ कौन सा चाहिए, है ना, आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको ढूंढना है या फिर यहाँ पे ये यहाँ पे है ना, योगा करके हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, अभी देखो राइट साइड में ना, देखो जिस इसमें जो भी टॉपिक के नाम में ना, टाइटल में योगा होगा ना, वो इतने सारे हैं इसमें। सोशल साइंस वालों ने भी किया है, उन्होंने भी योगा से रिलेटेड कुछ किया है वहां पे, मतलब ये कीवर्ड से आया है ना, ये जो गूगल है ना कीवर्ड लेता है, कीवर्ड मतलब कि ये वाला सोशल साइंस वाला भी देखोगे ना, तो इन्होंने भी कुछ रिसर्च किया होगा, तो उनके थीसिस में या उनके रिसर्च में योगा शब्द आया होगा, इसलिए ये सब यहाँ पे है। जैसे फिजिकल एजुकेशन है, वो लोग भी योगा प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उनके भी हाँ इतने थीसिस है, उसमें आया है। अभी योगा है तो हम योगा पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब योगा पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पतंजलि अष्टांग योगा विथ हठ सप्तांग योगा, है ना, हठ योगा और अपना घेरण्य संहिता और पतंजलि योग सूत्र, है ना, उनको ही इन्होंने कंपेयर किया है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। अभी क्लिक किया तो देखो उनका टाइटल पेज यहाँ पे है, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ से व्यू और ओपन दिया है, उसका क्या मतलब हुआ, और वहां से, है ना। तो इस तरह से देखिए इन्होंने, कैसे होता है कि हर एक कॉलेज का ना फॉर्मेट, जो स्टार्टिंग फर्स्ट पेज जो है ना, टाइटल वही सब रहता है, क्या क्या आपको उसमें डालना है, लेकिन ये डिजाइन है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। अभी उन्होंने इस तरह से लिखा है वहां पे, देखो, है ना, ये टाइटल पेज है, अच्छा बनाया ना इन्होंने। हाँ तुलनात्मक अध्ययन। हाँ वही सप्तांग योगा और अष्टांग योगा, है ना, उन दोनों की तुलना की है। तो सप्तांग योगा अपना तो ये है, घेरण्य संहिता है ना, अष्टांग योगा पतंजलि योग सूत्र है, और ये किसने किया, डॉक्टर सुनीता गुप्ता, है ना, उन्होंने किया है, और ये 2020 में किया है, न्यू दिल्ली से। ओके, और सॉरी, निर्देशिका, शोध निर्देशिका मतलब जो इनके गाइड थे वो डॉक्टर सुनीता गुप्ता है, और जिसने शोध किया है उनका नाम है हरिश्चंद्र शर्मा। ठीक है, अब हम लोग डिक्लेरेशन देखते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं। अभी इन्होंने तो संस्कृत में डिक्लेयर किया है, हम लोग, है ना,
कि आप ये जो थीसिस है वो किसके लिए सबमिट कर रहे हैं, वो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपने है ना ये जो थीसिस या रिसर्च किया है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को देने के लिए आपने ये किया है और कहीं सबमिट नहीं किया है, ऐसे आपको एक प्रतिज्ञा पत्र देना होता है। और ये प्रमाण पत्र है आपका कि आपने अपने विषय में है ना सब आपने इसको थीसिस को आपने बनाया है, वैसा भी आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। एक्नॉलेजमेंट, मैं ना ये इनका संस्कृत में हम लोग दूसरा किसी का निकालते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, मुझे भी संस्कृत इतनी आती नहीं है इसलिए। तो आपको कैसे शब्दों के बारे में यहाँ पे पतंजलि है ना राजयोगा और योगा उपनिषद का कंपैरेटिव स्टडी किया है, ये देखते हैं। सर्टिफिकेट में जाते हैं, हाँ okay, certified that the work incorporated in the thesis Patanjali's Raj Yoga and Yoga Upanishad, a comparative study submitted by Mrs. Anuradha Prasad Hook, was carried out by the candidate under my supervision. Such materials as have been obtained from the other sources have been duly acknowledged in the thesis. ठीक है, तो ये सुपरवाइजर जो है उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, वो एक्नॉलेज करते हैं कि उनके अंडर गाइडेंस में उन्होंने ये किया है। अब ये गाइडेंस से जो हमको दे रहे लिख के, हाँ। तो वो भी उसी सब्जेक्ट में आगे चाहिए या किसी प्रिंसिपल समझो, कोई डॉक्टर समझो, उनका लिए नहीं तो नहीं ऐसा नहीं, जैसे आपके अभी आप तो डेजर्टेशन करोगे ना, आपका जो ओरिजिनल थीसिस है अभी जो करोगे वो डेजर्टेशन है। थीसिस जो है ये डेजर्टेशन आपका 50 या 100 पेज के बीच में रहेगा, चलेगा, मतलब एक छोटा रिसर्च आप कर रहे हो ऐसा मान के चलो, लेकिन सब आपको मतलब जितने सब उसके प्रोसीजर है वो सब फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसा सैंपल करते हैं ना, सैंपल वाला रिसर्च आप मान लो वैसा रिसर्च करोगे आपके एमए में, और जो ओरिजिनल रिसर्च होता है ना तो उसके लिए आपको एक गाइड दिया जाता है। आपके गाइड कौन रहेंगे, आपके जितने सब्जेक्ट टीचर है ना वो आपके गाइड रहेंगे। जैसे कि आपको है ना थेरेपी वाला रिसर्च करना है तो आपकी जो थेरेपी की टीचर जो आपको सब डिजीज वगैरह सिखा रही है ना, एनाटॉमी की टीचर, आप उनका सहयोग ले सकते हो, है ना। हाँ, और रिसर्च टूल वगैरह कैसे करना है उसके लिए आप रिसर्च मेथड के टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने पतंजलि योग सूत्र के ऊपर कुछ करना है तो वो पतंजलि योग सूत्र जो सर सिखाते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे तो सभी टीचर्स ही आपके लिए आपके गाइड है ऐसा। ठीक है, और जब आप ओरिजिनल थीसिस करने जाओगे एमए करने के बाद, जब आप पीएचडी करने जाओगे तब वहां पे उसी सब्जेक्ट के ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया रहेगा ऐसा आपको प्रॉपर गाइड प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अच्छा, हाँ ठीक है सभी को। तो आपके पास जितना भी ऑनलाइन है ना, वो शोध गंगा में जाओगे तो जो आपको चाहिए है ना वो आप वहां पे ओपन करके देख सकते हो। ठीक, चलो किसी को और कुछ पूछना है क्या? तो अभी भी रिसर्च का थोड़ा एक एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा और बातचीत कर सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा पढ़ना चालू कीजिए। बालाजी सर, क्या इनको हमने कोई बुक बताई है क्या रिसर्च के ऊपर जो ये पढ़ सकते हैं? नहीं मैडम। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखती हूँ रिसर्च के लिए। मराठी का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हिंदी में और एक मिनट,